गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस लोकवित्त के सिद्धांतों के बारे में बताऊंगी। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, लोकवित्त से अभिप्राय सरकारी आय तथा व्यय से होता है। और जो सरकार जो है सरकार लोकवित्त का जो उद्देश्य होता है वो अधिकतम सामाजिक कल्याण करना होता है। लोकवित्त के माध्यम से जनता को अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त हो सके, तो सरकार इस प्रकार आय और व्यय के मध्य समायोजन करती है। ठीक है, जनता द्वारा जो करों के माध्यम कर लगाने से जो उनके द्वारा त्याग किया जाता है, ठीक है, करों के कारण, और जो उनको प्राप्त संतुष्टि होती है, जो सरकार व्यय करती है, जो संतुष्टि प्राप्त होती है, जहाँ पर वो बराबर हो, ठीक है, तो वहाँ पर अधिकतम सामाजिक कल्याण माना जाता है। तो इस सिद्धांत के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हम जो प्राचीन सिद्धांत चलते आ रहे हैं उनके बारे में बताऊंगी, जो आजकल अस्तित्व में नहीं है। सबसे पहले न्यूनतम करारोपण का सिद्धांत। यह सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार को कम से कम कर लगाने चाहिए, यदि आवश्यक हो तभी कर लगाने चाहिए, और उससे ज़्यादा कर नहीं लगाए जाने चाहिए। ये तब था जब सरकार का कार्य केवल देश में शांति बनाए रखना होता था, लेकिन आज जब सरकार देश के आर्थिक विकास में हस्तक्षेप कर रही है और लोक कल्याण कार्यों के लिए पैसा खर्च करती है, व्यय करती है, तो वहाँ पर लोक कल्याण के लिए ही करों की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है। तो ये आज के युग में यह सिद्धांत जो है वो व्यवहारिक नहीं है। दूसरा, न्यूनतम सामूहिक त्याग का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कर का बोझ इस प्रकार बांटा जाने कि प्रत्येक व्यक्ति को कर के रूप में कम से कम त्याग करना पड़े। तो सरकारी व्यय का भार समाज पर इस प्रकार वितरित किया जाना चाहिए कि संपूर्ण समाज और उसकी भूमि इकाई को न्यूनतम त्याग करना पड़े। तो यह भी सिद्धांत आधुनिक युग में मान्य नहीं है। आजकल सरकार कर लगाती है अमीरों पर, जिनको त्याग करना पड़ता है, ठीक है, और उनकी आय के अनुसार जैसे से आय बढ़ती है उस हिसाब से कर लगाया जाता है, और उसका जो कर से जो आय प्राप्त होती है उसको सामाजिक कल्याण पे खर्च किया जाता है। तीसरा है मितव्यता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार अपव्यय अधिक करती है, तो सरकार को अपने व्यय में मितव्यता बरतनी चाहिए। लेकिन यह भी ठीक नहीं है कि सरकार जो व्यय करती है वो हमेशा अपव्यय ही होता है। सरकार समाज के कल्याण पे भी खर्च करती है, देश के आर्थिक संरचना के ढांचे पर, कि देश में आधारभूत संरचना का विकास हो, उस पर सरकार खर्च कर रही है। और सरकार के हस्तक्षेप के कारण ही, व्यय के कारण ही भारत जैसे विकासशील देश में काफ़ी विकास हुआ है। तो आजकल जो ये सिद्धांत है, न्यूनतम करारोपण का सिद्धांत, न्यूनतम सामूहिक त्याग का सिद्धांत, मितव्यता का, आधुनिक युग में ये सिद्धांत जो है वो अधिक व्यवहारिक नहीं है। सबसे जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो आजकल लागू होता है लोकवित्त पर, वो है अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत। तो अधिकतम सामाजिक कल्याण का जो सिद्धांत है वो ये बताता है कि सरकार को जो अपने आय और व्यय का समायोजन इस प्रकार करना चाहिए कि अधिकतम सामाजिक कल्याण हो। ठीक है, सरकार व्यय तो बढ़ाती है और कर भी लगाती है, लेकिन व्यय को करों को तब तक लगाना चाहिए जब तक कि जहाँ त्याग और संतुष्टि जो है एक दूसरे के बराबर हो जाए। मतलब कर लगाने से जिन पे कर लगाया जाता है उनको जो त्याग करना पड़ता है, और जिन पर व्यय किया जाता है जो संतुष्टि प्राप्त होती है, वो दोनों बराबर हो, वही अधिकतम सामाजिक कल्याण का बिंदु कहलाता है। तो राजस्व की ये सर्वोत्तम पद्धति मानी जाती है। ठीक है, कि डाल्टन के अनुसार ये राजस्व की सर्वोत्तम पद्धति है जिसमें की जाने वाली क्रियाओं से अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त हो सके। तो अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन डॉक्टर डाल्टन ने किया था। उनके अनुसार उन्होंने कहा था कि सरकार द्वारा लोकवित्त की क्रियाओं के माध्यम से क्रय शक्ति का हस्तांतरण समाज के एक वर्ग से, मतलब धनी वर्ग से, दूसरे वर्ग की ओर किया जाता है, निर्धन वर्ग की ओर, जिसका मुख्य उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति करना होता है। मतलब सरकार कर लगाती है, धनी वर्ग पर अधिक कर लगाए जाते हैं, उससे जो आय प्राप्त होती है वो सरकार निर्धन लोगों के कल्याण पर खर्च करती है। तो कोई भी जो व्यय होता है वो अनुपादक नहीं होता है। जैसे कि शिक्षा पर किया गया व्यय विलासिता की वस्तु पर किए हुए वैसे अधिक कल्याणकारी हो सकता है, लेकिन कोई भी प्रकार का जो व्यय है वो बेकार नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ उपयोगिता प्राप्त होती है। तो सरकार जब कर लगाती है तो इसमें एक तो जो कर है जो राजस्व का प्रमुख साधन माना जाता है, और जैसे जैसे लोक व्यय बढ़ते हैं वैसे वैसे सीमांत सामाजिक उपयोगिता घटती चली जाती है ना। ठीक है, तो एक बिंदु ऐसा आता है जहाँ करों से होने वाला त्याग और व्यय से प्राप्त होने वाली उपयोगिता बराबर हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, साम्य बिंदु या संतुलन बिंदु। मतलब सार्वजनिक वित्त में अधिकतम सामाजिक कल्याण उस बिंदु पर होता है जहाँ सीमांत त्याग उसकी संतुष्टि के बराबर होता है। जैसे कि उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया गया है, 5 इकाई हैं, उनके करों से जो त्याग है, ये पहली इकाई में 10, 20, 30, 40, 50, और व्यय से जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है
50, 40, 30, 20, 10, मतलब करों से जो त्याग है वो पहले एक बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उनको ज़्यादा त्याग करना पड़ता है। शुरू शुरू में जो धनिक वर्ग होते हैं उनके बाद जैसे जैसे कर की मात्रा बढ़ती बढ़ती है वैसे वैसे उनका त्याग की मात्रा बढ़ती है। वही में उल्टा होता है, जैसे जैसे वही बढ़ता जाता है वैसे वैसे उससे प्राप्त उपयोगिता धीरे धीरे घटती चली जाती है। दो चीज़ें जो कर है, कर में तो क्या होता है, जैसे वृद्धि से जनता को पहले की तुलना में अधिक उपयोगिता का त्याग करना पड़ता है, तो जो करों से जो त्याग है वो इसलिए बढ़ता चला जाता है, और जबकि उनकी जो सीमांत उपयोगिता है वो कम होती चली जाती है। तो एक बिंदु आता है जैसे कि यहाँ 3 इकाइयों पर करों का त्याग और व्यय से उपयोगिता क्या है, बराबर है। तो यहीं पर सबसे अधिक सामाजिक जो है कल्याण होगा और यही साम्य बिंदु कहलाएगा। इसमें अगर हम देख भी रहे हैं, अगर कुल उपयोगिता ज्ञात करें तो पहले वाले केस में 40 प्राप्त होगी, क्योंकि व्यय से उपयोगिता 50 और त्याग 10 का है। दो इकाइयां करने पर जो टोटल व्यय जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है 50 और 40 90 हो रही है, और त्याग कितना हो रहा है 10 और 20 30 का, तो 60 है। तीसरी इकाई में जो उपयोगिता है वो 50, 40 और 30 120 है, और त्याग कितना है 60 है, तो 60 के बराबर प्राप्त हो रही है। चौथी इकाई पर अगर हम देखें तो कुल उपयोगिता 50, 40, 90 और 30 120 और 20 140, और त्याग जो है 10, 20, 30 और 30 60 और 100 तो 40 है। तो चौथी इकाई पर जो है कुल उपयोगिता कम हो जाती है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीमांत साम्य बिंदु और संतुलन बिंदु वह होता है, अधिकतम सामाजिक कल्याण तब होता है जब करों से त्याग और व्यय से उपयोगिता बराबर हो। तो 3 इकाइयों का अगर प्रयोग किया जाएगा तो वो सामाजिक लाभ अधिकतम होगा। ठीक है, तो तीसरी इकाई एक ऐसा बिंदु है जहाँ सामाजिक लाभ अधिकतम होगा। इसको रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट किया गया है। 5 इकाइयाँ एक्स अक्ष पर दिखाई गई हैं और वाई अक्ष पर हमने उपयोगिता को दिखाया है, दोनों की, करों से त्याग और व्यय से उपयोगिता। ठीक है, तो जो बी जो है वो जो है डाउनवर्ड फ्लोइंग है, ये व्यय से उपयोगिता जो प्राप्त हो रही है, और एस जो है अनुपयोगिता जो त्याग करना पड़ रहा है करों के कारण। ठीक है, तो ये जो बिंदु पर बराबर है वो रेखा क्या कहती है, अधिकतम सामाजिक लाभ का बिंदु। ठीक है, चित्र में ओ एक्स पर आय व्यय की मात्रा तथा ओ वाई एक्स पर सीमांत त्याग और सीमांत लाभ दिखाई गए। त्याग रेखा एस है और उपयोगिता रेखा बी है। ठीक है, रेखा बी प्रत्येक इकाई पर घटती है, लाभ की मात्रा को दर्शाती है, जबकि एस रेखा प्रत्येक अगली इकाई त्याग की बढ़ोतरी दर्शाती है। जहां ई बिंदु दोनों आपस में काट रहे हैं वही अधिकतम सामाजिक लाभ का बिंदु कहलाता है। अब नेक्स्ट है कि अधिकतम सामाजिक कल्याण की कसौटी की जांच कैसे की जाएगी, कि जो सरकार व्यय कर रही है उसे अधिकतम सामाजिक कल्याण हो रहा है या नहीं, क्योंकि सीमांत त्याग व सीमांत उपयोगिता को मापना बड़ा ही कठिन होता है। तो इसको जांचने के लिए डाल्टन ने कई आधार बताए हैं। एक तो उत्पादन में वृद्धि होती है। ठीक है, उत्पादन के वितरण में अगर सुधार होता है, इससे आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। उत्पादन शक्ति बढ़ती है, उत्पादन का स्वरूप बढ़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होता है, संगठन में सुधार होता है, साधनों का अधिकतम उपयोग होता है, अपव्यय कम होता है, उत्पादन की किस्म बढ़ती है और देश में तो जो है वो ये माना जाता है कि अधिकतम सामाजिक कल्याण हो रहा है। तो आर्थिक कल्याण में अगर वृद्धि हो रही है, ठीक है, उत्पादन शक्ति में वृद्धि हो रही है, उत्पादन मात्रा, उत्पादन संगठन में, तो इसका मतलब सामाजिक कल्याण जो है बढ़ रहा है। आर्थिक स्थायित्व, अगर देश में जो ऊंचा वचन है उनको कंट्रोल करके स्थायित्व आ जाता है, तो इसका मतलब जो है अधिकतम सामाजिक कल्याण हो रहा है। भावी योजनाओं पर प्रभाव देखते हैं कि अगर इससे जो है भावी सामाजिक अर्थव्यवस्था में यदि सरकार सफल नीतियां बनाती है और नीतियां सफल रहती है, जो नीतियां बनाती हैं, भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्या को ध्यान में रखकर किया जाना वह आर्थिक कल्याण में वृद्धि करता है। ठीक है, भावी पीढ़ी को इससे लाभ मिलता है, तो इससे ये माना जाता है कि सामाजिक कल्याण अधिकतम हो रहा है। शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास भी सरकार द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, और जितना अधिक देश में शांति सुरक्षा होगी, देश का आर्थिक विकास भी उतना और होगा और आर्थिक अधिकतम सामाजिक कल्याण होगा। सामाजिक कल्याण की समीक्षा या मूल्यांकन करके कि जो सार्वजनिक व्यय से होने वाले जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है उसका मूल्यांकन करके, ठीक है, उसके द्वारा भी अधिकतम अगर हम देख सकते हैं कि अधिकतम सामाजिक कल्याण बढ़ रहा है या नहीं। तो जो भी अगर बुरे प्रभाव है कर लगाने से, तो उनको दूर करके, उनके बुरे प्रभावों को दूर करके उपयोगिता को अगर बढ़ाया जाता है, व्यय की उपयोगिता को, तो उससे सामाजिक कल्याण अधिकतम होता है। तो किसी भी देश में अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत का विशेष महत्व है राजस्व के क्षेत्र में, सरकारी और लोक वित्त में। ठीक है, इसके द्वारा एक तो आदर्श स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहाँ पर साधनों का मित्रतापूर्ण प्रयोग किया जाता है, और एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर त्याग
जो न्यूनतम त्याग होता है और अधिकतम संतुष्टि होती है। सरकार के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है। इस सिद्धांत सरकार अपने व्यय को इस प्रकार व्यय करती है कि जिससे अधिकतम सामाजिक कल्याण हो। अनावश्यक करारोपण पर रोक लगती है। सरकार ज़्यादा कर लगाने से बचती है, क्योंकि ज़्यादा कर लगाने से, क्योंकि करों की दर जो है वो एक संतुलित दर रखी जाती है, आदर्श दर, जहाँ पर जो करों से जो त्याग है वो उनसे जो व्यय से जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है उसके बराबर ही रहे, उसे ज़्यादा ना हो। इसके अलावा रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलता है। सरकार जो है इस प्रकार परियोजनाओं को शुरू करते वक्त भी लागत का आंकलन करती है कि जिससे कि अधिकतम सामाजिक कल्याण हो सके। क्रय शक्ति का हस्तांतरण अमीरों से गरीबों की ओर किया जाता है, जिनके लिए जो धन है उसकी उपयोगिता अधिक है। परंपरावादी विचारधारा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कर नहीं लगाने चाहिए, कम से कम व्यय करना चाहिए, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट लिमिट रखना चाहिए, ये इस विचारधारा का ही विरोध करता है, क्योंकि किसी भी देश के विकास के लिए व्यय अधिक है, सरकारी व्यय भी करना पड़ता है, आधारभूत संरचना का विकास जरूरी होता है और उसके लिए सरकार व्यय करती है। सरकार को व्यय करने के लिए कर भी लगाने पड़ते हैं, करों से सरकार को आय प्राप्त होती है। तो सरकार इस प्रकार से कर लगाती है और व्यय करती है कि उससे अधिकतम सामाजिक कल्याण हो सके। सार्वजनिक व्यय को आंकलन इस सिद्धांत की सहायता से किया जाता है कि कौन कौन से जो व्यय उत्पादक है और कौन कौन से व्यय अनुपादक, और सरकार प्राथमिकताओं के निर्धारित करती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादक व्यय किए जाते हैं और कुछ पैसा अगर बचता है तभी, अगर अति आवश्यक हो तभी अनुपादक कार्यों पर व्यय किया जाता है, जैसे पेंशन है या वृद्धावस्था पेंशन जो दी जाती है उसमें। और व्ययों का निर्धारण, सरकार जो है व्यय का निर्धारण कितना व्यय करना है, क्या उनकी उसका आकलन, सीमांत लागत क्या है और सीमांत लाभ क्या हो रहा है उससे, उन सबको ध्यान में रखते हुए अपनी मदों का व्यय की मदों का निर्धारण करती है। तो इस प्रकार सामाजिक कल्याण का जो सिद्धांत है एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है। उत्पादन आदर्श, उपयोगिता आदर्श स्थापित होता है। उत्पादन आदर्श वह स्थिति होती है उर्मिला हिक्स के अनुसार, श्रीमती उर्मिला हिक्स के अनुसार, जहाँ उत्पादन के सभी साधनों के अनुपात में परिवर्तन करने पर अन्य उत्पादन को घटाए बिना उत्पादन को बढ़ाना असंभव हो जाता है। अनुकूलतम स्थिति होती है जहाँ पर आर्थिक क्रिया का अंतिम उद्देश्य आवश्यकता को संतुष्ट करना होता है। तो अधिकतम उत्पादन का प्रयास किया जाना चाहिए, अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत के द्वारा किया जाता है, जहाँ पर उत्पादन का स्तर ऊंचा रहता है। इसके अलावा उपयोगिता आदर्श भी स्थापित किया जाता है। व्यवस्था होती है जब एक व्यक्ति को की संतुष्टि को कम किए बिना दूसरे व्यक्ति की संतुष्टि को बढ़ाया जाता है। लेकिन जो ये सिद्धांत है, ये अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत, इसमें कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। एक तो त्याग को मापना बड़ा ही कठिन होता है कि कर लगाने से किस व्यक्ति को कितना त्याग हो रहा है, वो उसको मापना बड़ा ही कठिन है। उपयोगिता कितनी प्राप्त हो रही है वही करने से संतुष्टि को मापना भी, क्योंकि मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है ये उपभोक्ता की, तो इसको भी मापना कठिन हो जाता है। अवास्तविक मान्यता पर आधारित है कि संतुलित बजट बनाया जाता है, जबकि मंदी के समय सरकार व्यय अधिक करती है ताकि मंदी को दूर किया जा सके। आय व्यय में संबंध जो है स्थापित करना भी बड़ा मुश्किल होता है। सरकार वर्तमान में कर लगाती है और उसको व्यय जो है वो भविष्य में करती है, तो दोनों की जो उपयोगिता है उसमें जो वो एक तरीके से जो कल्पना है निरर्थक साबित हो जाती है। वर्तमान त्याग व भविष्य की उपयोगिता की कल्पना करना निरर्थक साबित हो जाता है। अतः सरकार द्वारा वर्तमान त्याग से भविष्य में उपयोगिता प्राप्त करने का प्रयास करती है, जो कि मुश्किल है, जिसका मापन करना मुश्किल है। लाभों की जानकारी ना होना कि किससे कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई है, वैसे इसका निर्धारण करना भी मुश्किल होता है। करों का प्रभाव कितना पड़ा है, इसको भी मापना कठिन होता है। कर लगाने से जनता की क्रय शक्ति में भी कमी आती है, जिससे उनकी बचत में भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। और कुछ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों का भी जो है कारण से भी सरकार त्याग व लाभ के मध्य संतुलन बिठाना कठिन कार्य हो जाता है। इसके बावजूद जो ये सिद्धांत है, इन कमियों के बावजूद अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत या लाभ का सिद्धांत जो है एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। सरकार अपनी आय और व्यय करते समय उसमें समायोजन इस प्रकार स्थापित करती है अपने लोक वित्त में, ताकि अधिकतम सामाजिक कल्याण हो सके। थैंक यू।